नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी किराए के घर में रहते हैं और अपना घर लेने वाले हैं, या आप भी होम लोन अप्लाई करके एक नया घर लेने की सोच रहे हैं, या फिर अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स उठा के एक घर में डालने वाले हैं? तो अगर आप ऐसा कुछ भी करने वाले हैं या आपका किसी का भी जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को पूरी देखिए और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा आपको क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबा के इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहे। किराए के घर में जुड़ी काफी सारी समस्याओं को हम लिस्ट कर लेते हैं। पहली जो किराए के घर में समस्या वो है सोशल स्टिग्मा। जी हाँ, सोशल स्टिग्मा मतलब जो सोसाइटल प्रेशर होता है एक अपना घर खरीदने का। वो जैसे कि जो लोग किराए के घर में रहते हैं, लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार ये जरूर गरीब होगा, इसके पास पैसे नहीं होंगे, या फिर अगर आप अच्छे घर में रहते हैं तो यार अपना होता तो क्या बात ही अलग होती। ऐसे करके आपको काफी सोसाइटल स्टिग्मा झेलना पड़ता है। दूसरी जो बात करते हैं वो है कि लोग ये सोचते हैं कि ओनरशिप का एक प्राइड होता है उनके मन में, कि उनको ये लगता है कि भाई मेरा घर है, अपना घर है, कल को कोई दिक्कत आई तो मैं बेच के अपनी दिक्कत दूर कर सकता हूँ। तीसरी बात कर लेते हैं वो है, काफी सारे लोग मुझे ये सजेस्ट करते हैं कि अगर रेंट पे रहना है उस घर में तो जो घर का आप रेंट पे कर रहे हो उसके बजाय आप सीधा सीधा बैंक लोन की ईएमआई भर दो, लास्ट में वो घर तो आपका अपना हो जाएगा। तो इन तीनों समस्याओं में क्या दिक्कत है, क्या चीजें आपको समझ नहीं पड़ती हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, सोसाइटल स्टिग्मा। तो उसका आंसर आप कुछ इस प्रकार समझिए। जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो आसपास मेरे जो इकोनॉमिकल जोन है वो है नोएडा, गुड़गांव। तो वहाँ पे आपने काफी सारी कंपनीज देखी होंगी जिनमें से आप भी किन्हीं कंपनीज में काम करते होंगे। उन कंपनीज के ऑफिस भी रेंट पे ही होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन कंपनीज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो वहां पे जाके अपने लिए एक ऑफिस खरीद सकें? या आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कितने सारे और आउटलेट्स हैं जैसे डोमिनोज हो गया, बर्गर किंग हो गया, ये सब भी किराए पे अपने आउटलेट चलाते हैं। तो क्या इनके पास इतनी सेल के पैसे नहीं है कि ये उस प्रॉपर्टी को खरीद सकें? तो ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इनको समझ पड़ता है कि ऐसा करने में नुकसान होता है और रेंट पे लेने में काफी सारे फायदे होते हैं। ये इसीलिए ऐसा नहीं करते। इनके जो सीए होते हैं, जो इनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखते हैं, वो इनको ऐसा करने से मना करते हैं। तो चलिए समझते हैं क्यों। पहला एग्जांपल, अगर आपके पास रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उस पे जो भी खर्चा होगा, मान लीजिए जैसे मैं किराए के घर पे रह रहा हूँ, तो इसमें जो भी खर्चा होगा, सफेदी का, प्लम्बिंग का, पार्किंग का, जो भी बाकी सारे खर्चे होंगे वो सब मकान मालिक देगा, मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। तबकि अगर ये घर मेरा होगा तो हर महीने हर साल जो खर्चे आते हैं अपने घर पे, वो सब हमें अपनी जेब से देने पड़ते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, घर आपके लिए एक बाउंडेशन टाइप की हो जाती है जो कि किराए की प्रॉपर्टी में सामने नहीं। कैसे समझते हैं, मान लीजिए आप नोएडा में किसी अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं, आपके सैलरी पैकेज वगैरह सब बढ़िया है, कंपनी आपको बोलती है कि सेम पोजीशन हमारे पास गुड़गांव में भी खाली है, हम आपको एक डेजिग्नेशन ऊपर भी देंगे, सैलरी में भी हाइक देंगे, पर आप ऐसा ही बढ़िया काम आप गुड़गांव में जाके कर लीजिए। तो अगर आपका घर भी नोएडा में होगा या आसपास होगा तो आपको गुड़गांव ट्रेवल करने में काफी सारी दिक्कत आएगी। आप बहुत बार सोचेंगे कि हाँ बोलूं इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि ना बोलूं। ये सारा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका अपना घर है और आप ये सोच रहे हैं कि यार घर इतनी दूर हो जाएगा तो मैं ट्रेवल कैसे कर पाऊंगा। इसी से तीसरी बात निकल के आती है, वो है ट्रेवलिंग एक्सपेंस और ट्रेवलिंग टाइम। जी हाँ, अगर आपके ऑफिस और घर के बीच में टाइम काफी ज्यादा लगता है तो आपका काफी सारा समय वेस्ट हो जाता है सिर्फ ट्रेवलिंग में ही, जो कि आप और किसी काम में उपयोग नहीं कर पाते। इसके अलावा काफी सारा एक्सपेंस होता है जो या तो आपकी कंपनी बेयर कर रही होती है और आपकी सैलरी में लगा रही होती है, या फिर आप खुद अपनी जेब से भर रहे होते हैं। तो ये भी आपको किराए के घर में सुविधा मिलती है कि आप अपना घर उठा के अपने ऑफिस के बगल में ले लीजिए और आप इससे अपना ट्रेवलिंग एक्सपेंस जो है वो कम कर सकते हैं और ट्रेवलिंग टाइम तो बच ही जाता है। चौथे फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, किराए के घर में आप अपने लाइफस्टाइल को आराम से इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे समझते हैं, हर इंसान जब अपना करियर शुरू करता है बेसिक पैकेज से शुरू कर रहा है, 4 लाख 5 लाख रुपए के, तो उस पैकेज में वो एक एवरेज सा घर अफोर्ड कर सकता है एक एवरेज सी लोकेलिटी में। पर ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर इसी पैकेज में रहेगा। धीरे धीरे करके उसका पैकेज 8 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए पर एनम भी हो पाए। इसके साथ अगर वो किराए के घर में है तो वो अपना जो लाइफस्टाइल है वो भी इंप्रूव कर सकता है धीरे धीरे समय के साथ। जैसे मान लीजिए उसने शुरू में एक एवरेज जगह पे घर लिया है तो अपना घर वो बदल के अब एक अच्छी जगह ले सकता है जहाँ पे की सोसाइटी अच्छी हो। उसके बाद उसका पैकेज और बढ़ा तो घर थोड़ा और बड़ा ले सकता है। मान लीजिए पहले 2 BHK का था, फैमिली बड़ी हो गई तो वो 3 BHK का ले लेगा। वो चाहता है उसके पेरेंट्स भी उसके साथ रहें तो वो 4 BHK तक भी जा सकता है, जैसा उसका पैकेज अलाउ करता है। पर अपने घर में ये दिक्कतें आती हैं कि आपने एक बार जो ले लिया वो ले लिया, आपने जिस भी पैकेज के हिसाब से लिया था अब आपको वैसा ही रहना पड़ेगा।
आप अपनी पड़ोसी, अपनी सोसाइटी, अपनी फैसिलिटीज ये सब चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अपना घर लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और वो आप मुश्किल से लाइफ में चाहे कितना भी अच्छा आपका पैकेज हो वो एक ही बार कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ टाइम में ऐसा नहीं देखा कि एक ही इंसान दो दो तीन तीन घर नॉर्मल पैकेज में बदल पा रहा है। इसके बाद जो अगला फायदा है वो ये है कि अगर आपने अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम दे रखी है, मतलब आपने इतना पैसा जमा कर लिया कि अब उसके बाद आपको काम जो है वो पैसों के लिए करने की जरूरत नहीं है, अपना शौक है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में आप आराम से अपने घर, अपने गांव आराम से जाके रह सकते हैं। आपको ये बाउंडेशन नहीं रहेगी कि यार मेरा घर भी है यहाँ पे और मेरे को इसकी भी टेक केयर करनी है, इसको बेचना भी है, कितने का बिकेगा, बेचूं कि नहीं बेचूं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं आएंगी। आप आराम से जाके, जैसे मैं उत्तरांचल से बिलोंग करता हूँ, तो आप आराम से जाके उत्तरांचल में रह सकते हैं। काफी सारे लोगों को वहाँ पे ग्रीनरी काफी अच्छी है और यहाँ पॉल्यूशन है, तो इस वजह से वो वहां शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आराम से हो। ये सब जानने के बाद भी अगर आपको सोशल स्टिग्मा की फिक्र है तो आप बेशक अपने घर के लिए जा सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किराए के घर में इतनी सारी फैसिलिटीज होती हैं, तो आप किराए के घर को ज्यादा प्रेफर कीजिए। चलिए अब दूसरा पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये पॉइंट मुझे बहुत ही अजीब और बहुत ही अनोखा सा लगता है, क्योंकि लोग जो इसे कहते हैं वो समझा नहीं पाते हैं। तो इस पॉइंट को कहते हैं ओनरशिप। ओनरशिप मतलब, मान लीजिए जैसे मैंने अपना घर खरीदा 2 लाख रुपए में बहुत पहले, आज वो 30 लाख रुपए का हो गया है, तो मेरे पास एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है कि यार मैंने इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करी, मेरा घर 2 लाख से 30 लाख का हो गया। पर वो आपने वो एसेट जरूर ऐड किया है, पर वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। वो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे पिताजी भी मुझे यही बोलते हैं कि देखो वो घर इतने का लिया था, अब इतने का हो गया, अगर रेंट पे रह रहे होते तो घर अपना नहीं हो पाता, तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे होती। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो 30 लाख रुपए दे दीजिए, हम उस पैसे से और ज्यादा अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, हम उस पैसे से और पैसे बना सकते हैं। तो बोलते नहीं, उसमें तो रह रहे हैं, वो पैसा निकाल थोड़ी सकते हैं। तो मेरे को यही समझ में नहीं आता कि जिस पैसे को आप निकाल नहीं सकते, कहीं लगा नहीं सकते, खर्च नहीं कर सकते, वो इन्वेस्टमेंट कैसा होगा। वो आपने एक एसेट जरूर बिल्ड किया है पर उसकी लिक्विडेशन नहीं है मार्केट में, तो आपके वो किसी काम का नहीं है, बस उसमें आप एक ही काम कर सकते हैं, तो लिव इन, मतलब जी हाँ, आप उसमें सिर्फ रह रहे हैं, रहने के अलावा वो अब वो 2 लाख से 20 लाख का हो गया हो या 2 करोड़ का हो गया हो या 20 करोड़ का हो गया, इससे ज्यादा उसका और कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसे लिक्विडेट नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, तब तक वो इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं होगी। अगला पॉइंट समझ लेते हैं। जो लोग मेरी इन बातों से एग्री होते हैं वो मुझे ये कहते हैं या मुझे ही समझाते हैं कि ठीक है, रेंटेड प्रॉपर्टी समझ में आती है, तो मैं क्यों रेंट भरूं। मैं इससे अच्छा ये ना करूं कि एक लोन ले लूं बैंक से और ईएमआई भरता रहूं और लास्ट में जाके घर अपना हो जाएगा। आप अगर रेंट पे रहते हो तो आप तो जिंदगी भर रेंट पे रह जाओगे, आपका घर तो कभी अपना होगा नहीं। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता, ये बात हमें समझ नहीं पड़ती जो रेंट पे रहने को कहते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर आता है कि वो इसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं समझते हैं। चलिए कैसे। मान लीजिए आप और मैं एक जैसा कमाते हैं और एक जैसे 2 घर हमने चुने और हम दोनों एक जैसे घर में रहते हैं। उस घर की कीमत 70 लाख रुपए है। फर्क बस इतना है कि आपने सोचा कि घर में रेंट पे क्यों रहना, मैं इसे अपना ही कर लेता हूँ। आप गए बैंक के पास, आपने बैंक को पूछा कि लोन मिल जाएगा। वैसे तो लोन आसानी से मिलता नहीं, पर आपके केस में मान लेते हैं कि लोन भी आसानी से मिल गया और आपने 20 लाख डाउन पेमेंट करके 50 लाख का लोन उठा लिया। वहीं मेरे केस में मुझे समझ में आया कि रेंट पे रहने में फायदा है और मैंने 70 लाख का घर जो है उसे रेंट पे उठाने की कोशिश करी। तो आपने पास आसपास देखिए 70 लाख के घर की रेंटल यील्ड जो इंडिया में चलती है, किसी भी रेंटल यील्ड, वो 2 से 2.5% की है। मतलब 70 लाख का घर मुझे आराम से 20,000 रुपए किराए पे हंस के मिल जाएगा। और ये आप अपने पास भी देख सकते हैं, जो घर आपको लग रहे हैं कि 70 लाख के, उनका किराया पूछ लीजिए आप, तो उनका किराया आपको मुश्किल से 18,000, 20,000, 22,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो मैंने वही सेम घर जिसको वो ले रहा है, वही घर मैंने भी ले लिया, पर मैंने बस रेंट पे लिया और मैंने सिर्फ उसके 20,000 रुपए पे किए। अब उसके पास ये सेंस ऑफ फुलफिलमेंट रहेगा कि यार ये घर मेरा है, अपना है। तो आइए समझते हैं कि ये भी नहीं होता क्यों। उसने जब बैंक से लोन लिया तो बैंक ने उसको ईएमआई बना के दी। आज की डेट पे 50 लाख के लोन पे 45,000 रुपीज की ईएमआई, जी हाँ 45,000 रुपए ईएमआई तो कहीं नहीं गई, वो आपको देनी है। इनका टेन्योर पीरियड भी बहुत लंबा होता है, मतलब 20 से 30 साल तक के लोन होते हैं। तो आप एवरेज के लिए 25 साल पकड़ लीजिए कि वो 25 साल तक हर महीने वो 45,000 रुपए भरता रहेगा अपनी सैलरी से। तो इसमें उसका नुकसान क्या है कि घर तो उसने अपना करवा लिया, पर उसने 2-3 चीजें नहीं सोची। वो एक ये कि अब मान लीजिए उस घर में कोई प्रॉब्लम आती है आगे, या नॉर्मल डे टू डे रिपेयर के खर्चे आते हैं, तो सब उसे देने पड़ेंगे।
वहीं मेरे केस में ये सारे खर्चे कोई मकान मालिक देगा, मुझे देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, वो अब अपनी जॉब में फंस जाएगा। फंस क्यों जाएगा? क्योंकि अब उसके मन में या उसके सामने ये टारगेट हमेशा रहेगा कि मुझे हर महीने 45,000 रुपए देने ही देने हैं। तबकि मेरे मन में ऐसा नहीं है। कल को मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई तो मैं सीधा 20,000 से घर छोड़ के 10,000 के घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। 10,000 नहीं तो 6,000 के घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी मैं वापस वैसे ही घर में आ जाऊंगा। पर अगर उसके केस में फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई और वो ईएमआई नहीं दे पाया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तीसरी बात कर लेते हैं कि घर तो असल में उसका भी नहीं हुआ, घर वो बैंक का हुआ है। जब तक आप 25 साल तक अपनी पूरी ईएमआई नहीं भर लेते हैं तब तक आपका घर आपका अपना नहीं होता। ये काफी सारे लोग सिर्फ सोचते हैं, पर ऐसा असल में होता नहीं है। बस आपके घर के खर्चे आपके अपने हो जाते हैं, पर घर आपका अपना नहीं होता जब तक कि आप लास्ट ईएमआई नहीं दे देते। तो आपको भी आपका वो घर जो अपना घर होगा वो 25 साल बाद मिले। जो दूसरा इंसान है जैसे कि मैं हर महीने आपसे 25,000 रुपए बचा भी रहा हूँ, आप 45,000 रुपए अपनी सैलरी से दे रहे हैं, मैं सिर्फ 20,000 रुपए दे रहा हूँ। तो जो 25,000 रुपए मैंने बचाए मैं उसका क्या करूंगा? अगर वो एक फाइनेंशियली सेंसिबल पर्सन है, मनी को इग्नोर नहीं करता है, तो उस 25,000 रुपए को निफ्टी में निवेश के लिए डाल देगा। क्योंकि टाइम पीरियड बहुत लंबा है, 25 साल तक वो 25,000 रुपए 15% का भी आप रेट पकड़ लीजिए, क्योंकि निफ्टी इतना रिटर्न देता ही देता है। तो आप 15% भी हंस के मान लीजिए। 15% पे अगर आप 25,000 रुपए को कंपाउंड करते रहेंगे तो वो बन जाते हैं, जैसे कि आप मेरे एक्सेल शीट पे देख पा रहे हैं, 8 करोड़ रुपए। तो जी हाँ, उसने वो 25,000 को सेंसिबली इन्वेस्ट करके बना लिए 8 करोड़ रुपए। अब 25 साल बाद उसके अकाउंट में 8 करोड़ रुपए रहेंगे। वो उस पैसे से जहां चाहे वहां घर खरीद सकता है, एक नहीं ऐसे 4 घर खरीद सकता है, क्योंकि इसकी भी कीमत 25 साल बाद 70 लाख रुपए वाले घर की कीमत भी बाई चांस मान लीजिए कि इन्फ्लेशन रहा तो 2 करोड़ रुपए हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे वो 4 घर खरीद सकता है और आप सिर्फ वही एक घर लेके बैठे हुए। आपने जो 45,000 रुपए दिए उससे बैंक ने वो 8 करोड़ रुपए बनाए अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करके, और आप सिर्फ और सिर्फ लोन भरते रह गए। लोन के साथ एक दिक्कत ये भी होती है कि शुरू के 5-6 साल तो आप सिर्फ इंटरेस्ट ही भरते रहेंगे, प्रिंसिपल तक पहुंचेंगे ही नहीं। ये सारे होम लोन्स की काफी दिक्कतें होती हैं, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप होम लोन कभी ना लें, रेंट पे रहें, रेंट के सारे फायदे उठाएं। जो बचा पैसा है उसे बाकी लोगों की तरह इग्नोर ना करें, उसको सेंसिबली निफ्टी में निवेश करते रहें। धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा कि ये निफ्टी में निवेश करना किसे कहते हैं। आप वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको समझ पड़ेगा। समराइज करने के लिए मैं आपको बता दूं कि रेंटिंग की प्रॉपर्टी में मतलब किराए के घर में काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो मैंने आपको गिना दिए। जैसे आपका ट्रेवलिंग टाइम बचता है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस बचता है, आप जब चाहे अपना घर बदल सकते हैं। कोई दिक्कत आती है, कोई पड़ोसियों से दिक्कत आती है या उस लोकेलिटी में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है तो आप अपना घर बदल सकते हैं। अपने घर में आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। दूसरा, इसे इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि आप सिर्फ रह रहे हैं, ये पैसा आपके हाथ में नहीं है। और तीसरा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईएमआई भर के मैं घर अपना कर लूंगा तो उसमें क्या नुकसान है, वो मैंने अपनी एक्सेल शीट में आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये कंसेप्ट काफी नया है, इसलिए आपके मन में सवाल भी काफी होंगे, तो कमेंट बॉक्स पे सवाल कीजिए। अगर आप कमेंट बॉक्स पे नहीं करना चाहते तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे तुरंत रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे बाकी चैनल्स हैं, उनको डिस्क्रिप्शन से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।